साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर देख रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग आगामी पीसीएस की परीक्षा और यूपी ट्रिपल एससी की जो भी परीक्षाएं होनी है उन सभी के लिए यहाँ पर यूपी से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए हैं या यूपी स्पेशल संबंधित जो भी करंट अफेयर है उनको इस वीडियो में देखेंगे। और यह करंट अफेयर जो हम लोग देख रहे हैं यह घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो उत्तर प्रदेश तथ्यसात 2022 नामक नवीन करंट अफेयर की मैगजीन आई है जो कि यूपी विषय से संबंधित है, उसी का एक पोर्शन उत्तर प्रदेश वाला यहाँ पर जो करंट अफेयर संबंधित है उसको यहाँ पर देखेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश में जिला पर्यटन एवं सांस्कृतिक परिषद का गठन किया जाएगा कितने जिलों में, तो ये कुल 75 जिलों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक स्थित है, कहाँ पर, आगरा में। थारू जनजाति संस्कृत संग्रहालय बनाया जा रहा है, कहाँ पे, बलरामपुर जिले के इमलिया कोडर में। और उत्तर प्रदेश में 3 नए जनजातीय संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी। ये 3 नए कहाँ पे स्थापित किए जाएंगे? लखनऊ में, पहला एक लखनऊ में, दूसरा सोनभद्र, तीसरा लखीमपुर खीरी जिले में। तो लखनऊ, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में एक नए प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी, कहाँ पर? ये आपका मेरठ के हसीनापुर में और गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में संत रविदास संग्रहालय की स्थापना की जाएगी वाराणसी में। उत्तर प्रदेश में बाल संग्रहालय की स्थापना की जाएगी कन्नौज में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टीबी मरीजों को प्रतिमाह पोषण भत्ता प्रदान किया जाएगा 500 रुपये। अप्रैल 2022 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या के प्रथम चरण के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा क्रय की गई 317.855 एकड़ भूमि हस्तांतरित की गई, किसको? भारतीय विमानन प्राधिकरण को। 16 अप्रैल 2022 को प्रयागराज की 10 वर्षीय प्रतिभाशाली धाविका ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से भेंट की। धाविका का नाम काजल निषाद था, मतलब काजल निषाद है। 19 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में हेलीकॉप्टर सेवा संचालन हेतु हेलीपोर्ट का निर्माण पीपीपी मोड के तहत निजी निवेशकों से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ये कहाँ पर कराया जाएगा? आगरा, मथुरा और प्रयागराज में। 3 जगह पे, आगरा, मथुरा, प्रयागराज में। 4 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ किया श्रावस्ती जिले से। उत्तर प्रदेश में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC नई दिल्ली की शाखा स्थापित की जाएगी। लखनऊ जिले की सरोजनी नगर तहसील में स्थित जैती खेड़ा गांव में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल नई दिल्ली की शाखा। 23 अप्रैल 2022 को दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र पुणे की पुस्तक नारीत्व की भारतीय अवधारणा को लोकार्पण किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के बांदा के लोखरी स्थित मंदिर से अवैध रूप से ले जाई गई 10वीं शताब्दी के पत्थर की बकरी के सिर वाली योगिनी की मूर्ति वापस लाई गई, भारत वापस लाई गई इंग्लैंड के लंदन से। 25 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टैबलेट्स स्मार्टफोन वितरण योजना का शुभारंभ किया, जिसका नाम रहा है, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर का उद्घाटन किया गोरखपुर में। 13 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया बस्ती में। 15 नवंबर 2021 को देवोत्थान एकादशी के दिन मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की स्थापना की गई काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में। 108 वर्ष पूर्व बाबा विश्वनाथ धाम परिसर से चोरी हुई मां अन्नपूर्णा की मूर्ति भारत सरकार द्वारा नवंबर 2021 में किस देश से वापस लाई गई? तो कनाडा के रेजिना यूनिवर्सिटी से वापस लाई गई है। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान रहा है? 6ठा रहा है और इसमें नंबर 1 पे गुजरात रहा है। नवंबर 2021 में अयोध्या में कोरियाई रानी के नाम से एक पार्क का उद्घाटन किया गया, इसका नाम है हे होंग ओके मेमोरियल पार्क, कहाँ पे? अयोध्या में। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए देश का सबसे बड़ा 1000 सीट वाला इनक्यूबेटर सेंटर खोला जाएगा लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा रनवे हवाई अड्डा कौन सा है? कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश में स्थित मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल कर दिया गया है। दिसंबर 2021 में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 26 नवंबर 2021 को कुशीनगर हवाई अड्डे से क्षेत्रीय संपर्कता योजना पूरे देश का आम नागरिक के तहत पहली उड़ान शुरू की गई। दिल्ली और कुशीनगर के बीच में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC द्वारा शीघ्र ही उत्तर प्रदेश में पश्मीना का उत्पादन किया जाएगा वाराणसी में। 12 से 21 नवंबर 2021 तक 32वें हुनर हाट का आयोजन हुआ लखनऊ में। नवंबर 2021 में हॉट एयर बैलून राइड का आयोजन किया गया वाराणसी में। नवंबर 2021 में भारतीय पुलिस फाउंडेशन IPF द्वारा जारी स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान रहा है 28वां और सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन रहा है? आपका बिहार रहा है और नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश रहा है। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में उत्पादित
प्रसिद्ध आम का भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया। इस आम का नाम है रतौल आम। अक्टूबर 2021 में फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना की गई है लखनऊ में। प्रतिवर्ष 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। 22 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रंथ भारतीय भाषाओं में राम 4 खंड का विमोचन किया। यह ग्रंथ प्रकाशित किया गया है अयोध्या शोध संस्थान तथा वाणी प्रकाशन के द्वारा। 6 अक्टूबर 2021 को टाइम्स वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है वाराणसी में। 17वीं भारत वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल वनावरण कितना है? ये है 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। ये कितना परसेंटेज है? 6.15%। उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा चौथा राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 जारी किया गया। इस सूचकांक में बड़े राज्यों की समग्र श्रेणी में के प्रदर्शन में मामले में उत्तर प्रदेश 19वें स्थान पर रहा है। सुशासन सूचकांक 2020-21 में उत्तर प्रदेश को अन्य राज्य समूहों बी की श्रेणी में कौन सा स्थान दिया गया है? 5वां। सुशासन सूचकांक 2020-21 के अनुसार उत्तर प्रदेश ने सुशासन सूचकांक 2019 के प्रदर्शन की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की है 8.9%। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी पहले राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 2021 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? उत्तर प्रदेश का 3रा स्थान रहा है। पहले पे बिहार है, दूसरे पे झारखंड है, तीसरे पे उत्तर प्रदेश, चौथे पे मध्य प्रदेश है। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन वितरित किया। कहाँ पे किया है? लखनऊ के काकोरी में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसमें सबसे कम निर्धन राज्यों में कौन सा है? केरल है। 1 अक्टूबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उड़ान योजना के तहत उत्तर प्रदेश में सीधी उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है आगरा लखनऊ रूट पर। 4 से 8 जनवरी 2022 के मध्य आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 5 दिवसीय नाट्य समारोह आज़ादी का रंगोत्सव आयोजित किया गया गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा खुशहाल परिवार दिवस मनाया जाता है प्रत्येक माह की 21 तारीख को। 29 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शताब्दी स्तंभ का अनावरण तथा डाक टिकट एवं शताब्दी स्मारिका का विमोचन किया है। कहाँ पर? लखनऊ में नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान में शताब्दी स्तंभ का अनावरण तथा डाक टिकट एवं शताब्दी स्मारिका का विमोचन। 25 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर 2021 तक माटी कला मेला का आयोजन किया गया। कहाँ पे? लखनऊ में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म से लेकर के स्नातक में प्रवेश तक 6 चरणों में, कितने चरणों में? 6 चरणों में प्रदत्त आर्थिक सहायता राशि है 15,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 अक्टूबर 2021 से 31 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान RGS के अंतर्गत संचालित किया गया जल योजना अभियान। उत्तर प्रदेश में पहला आयुष विश्वविद्यालय महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर में। अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का पहला मामला आया है कानपुर में। 27 से 29 सितंबर 2021 तक टूरिज्म कार्निवाल का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। नवंबर 2021 में भारत जर्मनी साझेदारी के तहत नीति आयोग द्वारा जारी SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में उत्तर प्रदेश शहरों को प्राप्त स्थान में कौन सा है? तो देखिए, इसमें लखनऊ को 36वां स्थान दिया गया है, कानपुर को 38वां, गाजियाबाद को 41वां, प्रयागराज को 42वां, वाराणसी को 46वां, आगरा को 49वां और मेरठ को 55वां स्थान मिला है SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में। अक्टूबर 2021 में लखनऊ निवासी नौसेना के ऑन ड्यूटी लेफ्टिनेंट कमांडर के उत्तराखंड राज्य में पर्वतारोहण अभियान में मृत्यु हो गई। इनका नाम था रजनीकांत यादव। 1 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विमोचित पुस्तक सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज के लेखक कौन है? इसके लेखक है विक्रम संपत। 28 सितंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरित किया पोषण अभियान के अंतर्गत। पोषण अभियान 3 दिसंबर 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूरदर्शन के भू उपकेंद्र का लोकार्पण किया गोरखपुर में। BC सखी के माध्यम से प्रत्येक गांव में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। 21 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीरांगना अवंतीबाई महिला पुलिस बटालियन के प्रांगण का शिलान्यास किया बदायूं में। उत्तर प्रदेश में 3 महिला PSC बटालियन का गठन किया जा रहा है, एक लखनऊ में, दूसरा गोरखपुर, तीसरा बदायूं में। 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया महोबा में।
1 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का शिलान्यास किया लखनऊ में। जुलाई 2021 में भारत की प्रमुख तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC ने देश के पहले हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना घोषणा की है मथुरा रिफाइनरी में। 15 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का वाराणसी में उद्घाटन किया। यह निर्मित है काशी क्योटो प्रोग्राम के तहत, मतलब भारत और जापान के सहयोग से। 29 जून 2021 को लखनऊ में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मारक एवं सांस्कृतिक केंद्र का शिलान्यास किया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। जून 2021 में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट युग परिवर्तन वैश्विक शिखर सम्मेलन 2021 विषयक वेबिनार आयोजित किया गया। डिफाइंड वैल्यूज कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली के द्वारा उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ को। ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश में राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। भारत खंडे संगीत संस्थान को सरकारी स्कूलों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को जोड़ा जाएगा ऑपरेशन कायाकल्प से। मई 2021 में WHO द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र श्रेणी में इस वर्ष को नो टोबैको डे पुरस्कार प्रदान किया गया। एशिया क्षेत्र को किस श्रेणी में? उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल तथा मध्य प्रदेश स्वैच्छिक स्वास्थ्य संघ को। पंडित राजन मिश्र कोविड अस्पताल स्थापित किया गया है वाराणसी में। प्रदेश में पहला ब्लैक फंगस सेंटर बनाए जाने की घोषणा की गई है कानपुर में हैलियट हॉस्पिटल में पहला ब्लैक फंगस सेंटर। 30 अप्रैल 2021 को बागपत जिले के जोहरी गांव की अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज चंद्रा तोमर का निधन हो गया। वह मशहूर थी शूटर दादी और रिवाल्वर दादी के नाम से। जून 2021 में इन्हीं पर मूवी बनी थी साढ़ की आँख। जून 2021 में निशानेबाज चंद्रा तोमर के नाम पर शूटिंग रेंज का नाम रखने की घोषणा की। कौन से शूटिंग रेंज का? नोएडा में। भारत में एथेनॉल उत्पादन में वर्तमान में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अब अन्य करंट अफेयर को देखें तो कार्यक्रम परियोजनाएं अभियान और समझौतों की। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं की सीधी भर्ती के संबंध में 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में खेल संस्कृति के विकास तथा खेलों में उत्कृष्टता लाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को इस नीति के अंतर्गत प्रदेश के 9 सरकारी विभागों के 9 सरकारी विभागों की चिन्हित 24 राजपत्रित पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति प्रदान किए जाने का प्रावधान है। ये 9 विभाग कौन से हैं? तो ग्राम विकास विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, गृह विभाग, पंचायती राज विभाग, युवा कल्याण विभाग, परिवहन विभाग, वन विभाग एवं राजस्व विभाग हैं, जो अब तक लोक सेवा आयोग के परिधि में थे। लोक सेवा आयोग की सहमति के उपरांत कार्मिक विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कृत्यों का परिसीमन विनियमन 1954 में यथासंभव यथावश्यक संशोधन करते हुए उक्त पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर कर दिया गया। इससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रदेश के युवाओं में खेलों के प्रति रुझान में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय खेलों के तहत ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, कॉमनवेल्थ खेलों, विश्व कप, विश्व चैंपियनशिप के साथ ही पैरालंपिक खेलों के प्रदेश के मूल निवासी पदक विजेता खिलाड़ियों को भी सम्मिलित किए जाने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। भारत खंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने लखनऊ स्थित भारत खंडे संगीत संस्थान डीम्ड विश्वविद्यालय को भारत खंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित करने हेतु 6 जनवरी 2022 को प्रख्यापित भारत खंडे राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय अध्यादेश 2021 के प्रतिस्थापनी विधेयक के प्रारूप को अनुमोदन प्रदान किया है। उल्लेखनीय कि संस्थान का पूर्व नाम क्या था? मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूजिक, जिसकी स्थापना 1926 में हुई थी तथा 1966 में इसका नाम भारत खंडे संगीत संस्थान रख दिया गया। वर्ष 2000 में इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया था। छोटे हवाई अड्डों हेतु समझौते की स्वीकृति की बात करें तो 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे छोटे हवाई अड्डों जैसे कि अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा म्योरपुर जो कि सोनभद्र में है के विकास, संचालन एवं प्रबंधन। अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं म्योरपुर, सोनभद्र के प्रबंधन हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समझौते के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल ने द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें तो 30 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन जून 2022 में किया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 296.07 किलोमीटर है। इसका प्रारंभ स्थान चित्रकूट के भरतकूप के निकट एवं समाप्ति इसकी कहाँ पे है? इटावा के कुदरैल ग्राम के निकट। ठीक है, प्रारंभ होता है चित्रकूट के भरतकूप से और इटावा के कुदरैल में समाप्त होता है। इसमें शामिल जिले हैं चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा। चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन, औरैया, इटावा कुल 7 जिलों से होकर गुजर रहा है। एक्सप्रेसवे के रखरखाव पर पड़ने वाली प्रमुख नदियों
के संरेखण पर पड़ने वाली प्रमुख नदियों में बागेन, केन, श्याम, चंदावल, बिरमा, यमुना, बेतवा एवं सिंगर शामिल हैं। इसके निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे एवं यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से त्वरित एवं सुगम यातायात के कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। अयोध्या रिपोर्ट की बात करें तो 7 अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य भूमि लीज एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए। इस हवाई अड्डे का आधिकारिक नाम वर्ष 2021 में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रख दिया गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में बात करें तो अप्रैल 2022 में की गई घोषणा अनुसार ऑपरेशन कायाकल्प के तहत राज्य में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालय, स्मार्ट कक्षाओं, खेलों के मैदान, उचित शौचालयों, पुस्तकालयों, कंप्यूटर प्रयोगशालाओं, कला कक्षों एवं अन्य आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किए जाएंगे। ध्यातव्य कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन कायाकल्प 2019 में प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ये शिक्षा से संबंधित है। आगे चलते हैं 12-14 आयु के बच्चों का कोविड टीकाकरण के बारे में। तो 16 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में। इस टीकाकरण अभियान के तहत बच्चों को बायोलॉजिकल ई कंपनी के कॉर्बेवैक्स टीके की 2 खुराकें 28 दिनों के अंतराल पर दी जा रही हैं। इससे प्रदेश में 12-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे 84.64 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे। किशोर बच्चों का कोविड टीकाकरण की बात करें तो 3 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 15 से 18, अभी तक 12-14 की बात किए थे, अब ये 15 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों के लिए कोविड टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। और इनकी संख्या कितनी है? 1,40,00,000 है प्रदेश में। इस देखिए 15 से 18 वर्ष के किशोर बच्चों के लिए भारत बायोटेक का कोवैक्सीन टीका ही प्रयुक्त किया जा रहा है, जिसकी 2 खुराकें 28 दिनों के अंतराल पर दी जा रही है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं इनके लिए कौन सा है? कोर्बेवैक्स है। ये बायोलॉजिकल ई कंपनी का है, ठीक है। जबकि 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोवैक्सीन ही दी जा रही है। मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की बात करें तो 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ जिले के सरधना में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई है। 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत राशि से इस खेल विश्वविद्यालय का निर्माण 91.38 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा। आगे चलते हैं ब्रज का 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के संबंध में। 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ब्रज के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के विकास की घोषणा की है। इस मार्ग को नए राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित किया जाएगा और भारतमाला परियोजना चरण 2 में शामिल किया जाएगा। यह मार्ग अयोध्या के 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के तर्ज पर बनाया जाएगा और इसे आसपास के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों से जोड़ा जाएगा। यह मार्ग मथुरा के अलावा राजस्थान, हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। आगे चलते हैं वाराणसी में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। 23 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वाराणसी में अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया गया। अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का डेयरी उत्पादों की गुणवत्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ने प्रमाण चिन्ह डेयरी मार्ग भी लॉन्च किया है। वाराणसी के रामनगर में प्रदेश के सबसे बड़े गोबर बायोगैस संयंत्र का शुभारंभ किया गया है और उत्तर प्रदेश जो है भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है। बीमा पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना की बात करें तो 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने बीना मध्य प्रदेश, पनकी उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिए बीना मध्य प्रदेश में और पनकी उत्तर प्रदेश में बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। इस परियोजना को दिसंबर 2021 की स्वीकृति पूर्णतः अवधि से 1 महीने पहले ही पूरा कर संचालित कर दिया गया। इसे पूरा होना था दिसंबर 2021 में, ठीक है। इस पाइपलाइन का संचालन BPCL द्वारा किया जाएगा। यह पाइपलाइन मध्य प्रदेश स्थित बीना रिफाइनरी से लेकर कानपुर, उत्तर प्रदेश के पनकी स्थित POL पेट्रोलियम ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट टर्मिनल तक विस्तृत है। 356 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन जिसमें उत्तर प्रदेश में 283 किलोमीटर और मध्य प्रदेश में 73 किलोमीटर है, क्षमता लगभग 3.45 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। इस परियोजना के अंतर्गत टैंकेज क्षमता में वृद्धि करना और पनकी POL टर्मिनल पर रेल लोडिंग गैंट्री का निर्माण करना भी शामिल है। इस परियोजना की कुल लागत 1524 करोड़ रुपए है। इसको छोड़ दीजिए। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाएं इकाइयाँ शामिल है। बीना में पाइपलाइन डिस्पैच टर्मिनल का निर्माण, पनकी कानपुर में पाइपलाइन प्राप्तियाँ टर्मिनल और इसके साथ ही टैंकेज क्षमता को 30,400 KL से बढ़ा करके 16,720 KL करना है। 1,67,200 KL करना है। इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश के 5 जिले ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात एवं कानपुर नगर, ललितपुर, झांसी, कानपुर, जालौन, कानपुर देहात और कानपुर नगर आच्छादित होंगे।
और मध्य प्रदेश के 2 जिले सागर एवं टीकमगढ़ भी इस पाइपलाइन से आच्छादित होंगे। इस पाइपलाइन के माध्यम से बिना रिफाइनरी से उत्पादों की सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित निकासी सुनिश्चित होगी। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तरी बिहार और दक्षिणी उत्तराखंड में उत्पादों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। इस पाइपलाइन से बीना से पनकी तक उत्पादों की ढुलाई में कार्बन उत्सर्जन में लगभग 68% की कटौती होगी। आगे चलते हैं रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र तथा ब्रह्मोस में विनिर्माण केंद्र की आधारशिला के बारे में। तो 26 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है। कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में रक्षा और अंतरिक्ष वैमानिकी विनिर्माण क्लस्टरों के विकास में तेजी लाने हेतु लगभग 22 एकड़ में अपनी तरह के पहले रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। ब्रह्मोस एयरस्पेस का ब्रह्मोस में विनिर्माण केंद्र UP DIC लखनऊ नोड में एक अत्याधुनिक सुविधा वाला केंद्र होगा, जहां अगली पीढ़ी के ब्रह्मोस NG बनाए जाएंगे। यह केंद्र जो है अगले 2 से 3 वर्षों में बन जाएगा। इस केंद्र में प्रतिवर्ष 80 से 100 ब्रह्मोस NG मिसाइलें बनाई जाएंगी। कानपुर मेट्रो रेल का शुभारंभ। तो 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। ये जो है ये खंड IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। इस खंड की लंबाई 9 किलोमीटर है, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा। ठीक है। इस परियोजना के 2 गलियारे हैं। प्रथम गलियारा IIT कानपुर से नौबस्ता तक, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक। परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा कितनी? 2024 तक 5 वर्ष में पूर्ण होना है। और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। प्राथमिक खंड IIT कानपुर से मोती झील के सभी 9 मेट्रो स्टेशन को हरित भवन परिषद ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। यह डबल T गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो नेटवर्क है। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, डबल T गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो नेटवर्क है। इसकी घोषणा जो है 2016 में की गई थी। इसका निर्माण कार्य 2 नवंबर 2019 में प्रारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री का प्रयागराज दौरा। 21 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज का दौरा किया और महिलाओं को विशेष रूप से ज़मीनी स्तर पर सशक्त बनाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपये की धनराशि हस्तांतरित की, जिससे SHG की लगभग 16 लाख महिला सदस्यों को लाभ मिलेगा। धनराशि का यह हस्तांतरण दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किया गया है, जिसमें 80,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप ने सामुदायिक निवेश कोष के अंतर्गत 1.1 लाख रुपए प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप और 60,000 SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप ने चक्रीय निधि के रूप में 15,000 रुपये प्रति सेल्फ हेल्प ग्रुप प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 20,000 व्यवसाय प्रतिनिधि सखियों के खातों में पहले महीने के मानदेय के रूप में 4,000 रुपये हस्तांतरित करके BC सखियों को प्रोत्साहन प्रदान किया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1 लाख से अधिक लाभार्थियों को कुल 20 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि भी हस्तांतरित की तथा पूरक पोषण निर्माण की 202 इकाइयों की आधारशिला रखी। गंगा एक्सप्रेसवे की बात करें तो 18 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी है। यह 594 किलोमीटर की लंबाई वाला 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे 36,200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से बनाया जाएगा। मेरठ के बिजौली गाँव जो NH 334 के निकट से शुरू होकर के यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज के जूडापुर दांडू गांव के निकट समाप्त होगा। यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज कुल 12 जिलों से होकर के गुजरेगा। काम पूरा होने पर यह राज्य के पश्चिमी और पूर्वी इलाकों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। शाहजहांपुर में इस एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के विमानों के आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग में सहायता के लिए 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। यह एक्सप्रेसवे 6 लेन का है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण UP-EDA इसके निर्माण की मुख्य नोडल एजेंसी है। प्रधानमंत्री द्वारा वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा 13 से 14 दिसंबर 2021 को वाराणसी के दौरे पर है। उन्होंने लगभग 339 करोड़ रुपए की लागत से बने श्री काशी विश्वनाथ धाम परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। परियोजना के पहले चरण में कुल 23 भवनों का उद्घाटन किया गया है। यह परियोजना अब लगभग 5 लाख वर्ग फीट के विशाल क्षेत्र में फैली हुई, जबकि पहले संबंधित परिसर तकरीबन 3,000 वर्ग फीट तक ही सीमित था। अब 3,000 से 5 लाख वर्ग फीट, काफ़ी बड़ा बदलाव है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में बात करें तो 11 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलरामपुर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया। वर्ष
1978 में इस परियोजना पर काम शुरू हो गया था, लेकिन बजटीय समर्थन की निरंतरता, अंतर्विभागीय समन्वय और समुचित निगरानी के अभाव में परियोजना टलती गई तथा लगभग 4 दशक बीत जाने के बाद भी इसे पूरा नहीं किया जा सका। वर्ष 2012 में इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया। वर्ष 2016 में इस परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण की कुल लागत 9,802.68 करोड़ रुपये से अधिक है। देखिए, इस परियोजना में 5 नदियों घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी को आपस में जोड़ने का भी प्रावधान किया गया ताकि क्षेत्र के लिए जल संसाधन का समुचित उपयोग सुनिश्चित हो सके। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश के 9 जिलों बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर और महाराजगंज को लाभ मिलेगा। आगे बात करते हैं प्रदेश के 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल सेवा के बारे में। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के 6 शहरों वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज में लाइट मेट्रो रेल सेवा शुरू की जाने की योजना है। तो ये किन 6 शहरों में? तो ये 6 शहर बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज। 1 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चरण 1 का अनुमोदन किया। गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का 2 रूटों पर संचालन प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने 6 माह के भीतर गोरखपुर लाइट मेट्रो परियोजना का काम शुरू करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तहत गौतम बुद्ध नगर के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में तथा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के तहत लखनऊ और कानपुर में मेट्रो रेल सेवाएं संचालित हैं। साथ ही गाजियाबाद में भी दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क में शामिल है। मेट्रो सेवा लखनऊ में 5 सितंबर 2017 से तथा कानपुर में 28 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हुई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान में आगरा में मेट्रो रेल की कार्य प्रगति पर है। केन बेतवा नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजना की मंजूरी। तो 8 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केन बेतवा नदी को आपस में जोड़ने की परियोजना हेतु वित्त पोषण तथा क्रियान्वयन को मंजूरी प्रदान की। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत राशि 44,605 करोड़ रुपये है, जो 2020-21 की कीमतों पर आधारित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा परियोजना हेतु केंद्रीय समर्थन के रूप में 39,317 करोड़ रुपये, सहायक अनुदान के रूप में 36,290 करोड़ रुपये और ऋण के रूप में 3,027 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गई। यह परियोजना भारत में नदियों को आपस में जोड़ने की अन्य परियोजनाओं का भी मार्ग प्रशस्त करेगी। इस परियोजना के तहत केन का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा। इस परियोजना से 10.62 लाख हेक्टेयर रकबे की वार्षिक सिंचाई हो सकेगी तथा बिजली उत्पादन भी हो सकेगा। परियोजना को उत्कृष्ट प्रौद्योगिकी के साथ 8 वर्षों में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। यह परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए लाभप्रद होगी, जो पानी की कमी का सामना कर रहे हैं। इस परियोजना से मध्य प्रदेश के पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दामोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन तथा उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा, झांसी और ललितपुर जिले अत्यधिक लाभान्वित होंगे। देखिए, उल्लेखनीय कि 22 मार्च 2021 को देश में नदियों को आपस में जोड़ने की पहली प्रमुख केंद्रीय परियोजना का क्रियान्वित करने हेतु केंद्रीय जल शक्ति मंत्री तथा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना के बारे में बात करें तो 3 दिसंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में से उत्तर प्रदेश में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना लागू किए जाने को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना अंतर्गत कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के मानक के अनुसार प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में आगामी 3 वर्षों में कुल 1475 कृषक उत्पादन संगठनों का गठन राष्ट्रीय बजट में किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत 3% वार्षिक उपादान 7 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान करने के साथ साथ 2 करोड़ रुपए तक के बैंक ऋण की गारंटी की सुविधा प्रदान की जाती है। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना 11 सितंबर 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रयागराज में प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किए जा रहे इस विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। कौन होंगे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे। योगी आदित्यनाथ ने इस विश्वविद्यालय का नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर रखे जाने की घोषणा की है। आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर 1 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार ने आगरा एवं प्रयागराज में 2 औद्योगिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित करने की अनुमति प्रदान की। तो ध्यान रखिए कहाँ पर? आगरा एवं प्रयागराज में। ध्यातव्य है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार से अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे में 2 एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर के विकास को अनुमति देने का आग्रह किया था। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रयागराज में सरस्वती हाईटेक सिटी के पास और आगरा में एक्सप्रेस वे के पास इन एकीकृत विनिर्माण क्लस्टरों को विकसित करेगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। यह विश्वविद्यालय राज्य सरकार द्वारा महान सेनानी, शिक्षाविद और समाज सुधारक राजा महेंद्र प्रताप सिंह के सम्मान में स्थापित किया जा रहा है। यह राजा महेंद्र प्रताप सिंह
पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले की मुरशांज रियासत के जाट शासक थे। इस विश्वविद्यालय की स्थापना अलीगढ़ की कोल तहसील के गांव लोढ़ा और गांव मुशेपुर करीम जरौली में 92 एकड़ से अधिक जमीन पर की जाएगी। इस विश्वविद्यालय से अलीगढ़ प्रखंड के 395 कॉलेज संबंध हो गए। उत्तर प्रदेश का प्रथम आयुष विश्वविद्यालय 28 अगस्त 2021 को रामनाथ कोविंद ने प्रदेश के गोरखपुर जिले में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य भारतीय आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा और होम्योपैथी में अध्यापन तथा अनुसंधान करना है। इस विश्वविद्यालय को मार्च 2023 तक संचालित करने की योजना है। इसी दिन राष्ट्रपति ने गोरखपुर में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह विश्वविद्यालय श्री गोरखनाथ चिकित्सा समिति गोरखनाथ द्वारा संचालित है। आगे चलते हैं। महोबा उत्तर प्रदेश में विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की गई। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोबा में जल संकट समाधान के लिए विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और इन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया गया। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बियर परियोजना, भावोनी बांध परियोजना और मझगांव चिल्ली स्प्रिंकलर परियोजना शामिल है। इस परियोजनाओं की कुल लागत राशि 3,250 करोड़ रुपये है से अधिक है। इन परियोजनाओं से महोबा, हमीरपुर, बांदा और ललितपुर की लगभग 65,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगी। साथ ही इन परियोजनाओं से पेयजल की आपूर्ति भी होगी। अटल एकता पार्क के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर 2021 को झांसी में अटल एकता पार्क का उद्घाटन किया। तो कहाँ किया गया है अटल एकता पार्क का उद्घाटन? झांसी में। इस पार्क का नामकरण भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर किया गया। यह पार्क 40,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तारित है और यहाँ पर जो स्थापित अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति है उसका निर्माण शिल्पकार राम सुतार ने किया है। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम 1974 में संशोधन। तो इसमें दिसंबर 2021 में अधिसूचित उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम के तहत संशोधन अधिनियम के तहत किसी अधिवक्ता की मृत्यु की दशा में 25,000 से लेकर 1.5 लाख वार्षिक पेंशन तथा 30 वर्ष से अधिक की सदस्यता वाले अधिकतम अधिवक्ता की मृत्यु पर एकमुश्त 5 लाख भुगतान का प्रावधान किया गया है। वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आए हिंदू बंगाली परिवारों के पुनर्वास योजना स्वीकृत हुई है। 10 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने वर्ष 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 63 हिंदू बंगाली परिवारों के लिए ग्राम भसैया तहसील रसूलाबाद जनपद कानपुर देहात और पुनर्वास विभाग के नाम उपलब्ध 121.41 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित पुनर्वास योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत कृषि कार्य हेतु प्रति परिवार भूमि आवंटन 2 एकड़ है। आवास हेतु भूमि प्रति परिवार 200 वर्ग मीटर है। आवास निर्माण हेतु प्रति परिवार 1,20,000 रुपये मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत दी जाएगी तथा भूमि सुधार व सिंचाई सुविधा के लिए आवश्यकता अनुसार मनरेगा योजना के अंतर्गत उन्हें लाभ दिया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें तो 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करवल खीरी सुल्तानपुर के करवल खीरी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 340.824 किलोमीटर, मतलब लगभग 341 किलोमीटर। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड NH 731 स्थित चांदसराय गांव से प्रारंभ होता है और गाजीपुर जिले में स्थित हैदरिया गांव में समाप्त होता है। स्पष्ट है कि यह एक्सप्रेसवे लखनऊ जनपद को गाजीपुर से जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे के मार्ग में आने वाले जो 9 जिले हैं उसमें लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी है, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इसमें इलाहाबाद नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो 9 जिले कौन से हैं? लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अम्बेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। ना ही इसमें गोरखपुर है। यह एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जिसे भविष्य में 8 लेन किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर के कूरेभार गांव के निकट 3.2 किलोमीटर लंबी एक हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माध्यम से राज्य का पूर्वी क्षेत्र न केवल लखनऊ से बल्कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के माध्यम से भी जुड़ जाएगा। यह वर्तमान में प्रचलित देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ध्यातव्य कि वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में स्थित मंदुरी से इस एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के बारे में। तो 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। कहाँ से? बनारस से। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त है, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो चल रहा है उसके अतिरिक्त यह राष्ट्रीय भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन प्रारंभ किया गया है।
आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और सुरक्षा मिशन का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेषकर क्रिटिक केयर सुविधाओं तथा प्राथमिक देखभाल संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में मौजूदा कमियों को दूर करना है। यह योजना विशेष रूप से चिन्हित 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को समर्थन प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना की जाएगी। 5 लाख से अधिक आबादी वाले देश के सभी जिलों में एक्सक्लूसिव क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के माध्यम से क्रिटिकल केयर गहन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध होंगी, जबकि शेष जिले जो हैं रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किए जाएंगे। देश भर में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में नैदानिक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की सुविधा प्रदान की जाएगी प्रदत्त होगी। सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की जाएगी। इस मिशन के तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वन हेल्थ 4 नए राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय अनुसंधान प्लेटफॉर्म, 9 जैव सुरक्षा स्तर 3 प्रयोगशालाएं तथा देश के विभिन्न क्षेत्रों में 5 नए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इस मिशन का लक्ष्य ब्लॉक, जिला, क्षेत्रीय और मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क विकसित करके एक IIT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली का निर्माण करना है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट में नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका जो शॉर्ट में नाम है PMSASY योजना के अंतर्गत विविध गतिविधियों के रूप में नदी तटीय कार्यक्रम की शुरुआत भूमि और जल के विस्तार, गहनता, विविधता और उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने हेतु की गई है। नदी तटीय कार्यक्रम को लागू करने हेतु राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड कहाँ पे, हैदराबाद में, को PMSY को के केंद्रीय क्षेत्र घटक के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। यूपीडा और BDL के मध्य समझौता 5 अगस्त 2021 को यूपीडा और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के बीच उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के झांसी नोड के लिए 400 करोड़ रुपए के निवेश के संबंध में एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे में झांसी में प्रथम चरण के तहत 250 हेक्टेयर भूमि पर 400 करोड़ रुपए के निवेश से एक विनिर्माण इकाई की स्थापना की जाएगी। BDL की इस विनिर्माण इकाई का संचालन वर्ष 2023 से प्रारंभ होगा। BDL भारत सरकार की अर्थात भारत डायनेमिक्स लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत मिनी रत्न श्रेणी 1 का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, इसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थित है। यह मिसाइलों एवं अंडर वाटर वेपन्स का विनिर्माता देश का एकमात्र रक्षा क्षेत्र का सार्वजनिक उपक्रम है। वर्तमान में BDL की 3 इकाइयाँ विनिर्माण इकाइयाँ हैं, तेलंगाना और 2 तेलंगाना में, 1 आंध्र प्रदेश में स्थापित है तथा एक विनिर्माण इकाइयाँ महाराष्ट्र के अमरावती और तेलंगाना के इब्राहिमपट्टनम में स्थापित की जा रही हैं। झांसी में स्थापित होने वाली इसकी 6ठी विनिर्माण इकाई होगी। आगे चलते हैं पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 के मध्य 1 से 5 वर्ष तक के गहन अतिकुपोषित व मध्यम अतिकुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार हेतु पोषण संवर्धन की ओर एक कदम नामक अभियान चलाया गया। इस अभियान के अंतर्गत चिन्हित SAM अर्थात गहन अतिकुपोषित और MAM अर्थात मध्यम अतिकुपोषित बच्चों के साथ उनकी माताओं के स्वास्थ्य प्रबंधन पर भी जोर दिया गया है। यह अभियान 3 थीम, पहले महीने की थीम मातृपोषण है, ये महत्वपूर्ण याद रखिए। पहले महीने की थीम मातृपोषण है, दूसरे महीने की थीम बाल पोषण है और तीसरे की थीम है प्रथम 1000 दिवस है। मातृपोषण, बाल पोषण और प्रथम 1000 दिवस, ये 3 थीम है। रशियन बांध परियोजना की बात करें, रशियन बांध परियोजना 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट जनपद में बाणगंगा नदी पर निर्मित रशियन बांध परियोजना को लोकार्पण किया। ध्यान रखिएगा चित्रकूट में है और बाणगंगा नदी पर स्थित है। ये वर्ष 2002-03 से प्रारंभ रशियन बांध परियोजना सरकारों की उपेक्षाओं के चलते वर्ष 2019-20 में पूरी हुई। इस परियोजना से 17 गांवों के लगभग 3635 किसान लाभान्वित होंगे। उल्लेखनीय है कि यह परियोजना मूलतः चौधरी चरण सिंह रशियन बांध परियोजना के नाम से शुरू हुई थी। वर्तमान में बांध पर नदी बोर्ड में इसका नाम रशियन बांध परियोजना रह गया है। किसान कल्याण मिशन की बात करते हैं तो 6 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ा करके दोगुना करने तक किसानों तक नई तकनीकी और योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया गया। कब किया गया? 6 जनवरी 2021 को। यह कार्यक्रम
उत्तर प्रदेश के सभी विकास खंडों में 6 से 21 जनवरी 2021 तक 3 चरणों में संचालित किए गए। इन कार्यक्रमों के पहले चरण का लखनऊ के सरोजनी नगर विकास खंड से उद्घाटन करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के किसानों के लिए 100 कृषि कल्याण केंद्र प्रदेश को समर्पित किए। उत्तर प्रदेश में लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड। फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने के लिए एक 16 अंकों का यूनिकोड जारी करने की प्रणाली शुरू की है। ठीक है, 16 अंकों का ध्यान रखें, कितने अंक है? 16 अंकों का यूनिकोड लैंड होल्डिंग को चिन्हित करने के लिए। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य भूमि विवादों के मामलों की जांच करना, विवादित भूमि की नकली रजिस्ट्रियों को समाप्त करना और लोगों को धोखेबाजी के जाल में फंसने से बचाना है। इस प्रणाली के तहत भूमि की यूनिकोड संख्या 16 अंकों वाली होगी, जिसमें पहले 6 अंक भूमि की जनसंख्या आबादी के आधार पर निर्धारित होंगे। अगले 4 अंक भूमि की विशिष्ट पहचान का निर्धारण करेंगे। 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजन की संख्या होंगी और अंतिम 2 अंकों में श्रेणी के संबंध में विवरण होगा, जिसके माध्यम से कृषि, आवासीय और वाणिज्य भूमि की पहचान की जाएगी। यह यूनिकोड उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाएगा। किसके द्वारा? राजस्व विभाग के द्वारा। यह सभी प्रकार की कृषि, आवासीय और वाणिज्य भूमि के लिए जारी होगा। यह लैंड होल्डिंग यूनिकोड भूमि विवाद के मामलों की जांच करने में मदद करेगा। यह जो लैंड होल्डिंग यूनिकोड है तो भूमि विवाद में काफ़ी मददगार साबित होगा। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं सम्मेलन और आयोजनों की। तो पहले है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022। 24 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जालौन जिले में स्थित ग्राम एरी रमपुरा की ग्राम सभा की बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने 16 जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर व प्रशिक्षण केंद्र, 39,000 तकनीकी उपकरणों से युक्त पंचायत सचिवालयों, 2,000 सामुदायिक शौचालयों तथा पंचायतों में स्थापित 7,10,000 LED लाइटों का डिजिटल लोकार्पण किया। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2022 के अवसर पर जिला पंचायत जालौन तथा मिर्जापुर को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 क्षेत्र पंचायतों और 20 ग्राम सभाओं को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार से प्रदान किया गया। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम पुरस्कार सिद्धार्थनगर जिले की हसुदी औशानपुर ग्राम सभा को दिया गया। ध्यान रखिएगा, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। और ग्राम पंचायत एरी रमपुरा को बाल मैत्रिक ग्राम पंचायत पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन की बात करें तो 12 से 13 मार्च 2022 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 2 दिवसीय हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया। इस उल्लेखनीय कि सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में यह अधिवेशन हुआ है। यहाँ अंतिम बार वर्ष 1994 में यह अधिवेशन आयोजित किया गया था। 1994 के बाद अब यहाँ पर 2022 में आयोजन किया गया है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए तो पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया 73वें वार्षिक अधिवेशन का? तो प्रयागराज में। ये महत्वपूर्ण है, काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 26 फरवरी से लेकर के 2 मार्च 2022 के दौरान वाराणसी के तुलसी घाट पर इस मेले के अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेले के 48वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस मेले का आयोजन महाराणा बनारस विद्यान्यास एवं ध्रुपद समिति के तत्वाधान में किया गया। ये ध्रुपद मेला एक वार्षिक कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रतिवर्ष फरवरी मार्च माह में किया जाता है। ध्यातव्य कि ध्रुपद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक महत्वपूर्ण शैली है। 5वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह 24 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 73वें स्थापना दिवस पर 5वां उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का शुभारंभ किया। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था। बटेश्वर पशु मेला नवंबर 2021 में आगरा जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित भारत के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थल बटेश्वर में पशु मेले का आयोजन हुआ। तो बटेश्वर पशु मेला आपका आगरा में होता है। यह भारत एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है जो यमुना और शहरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। काशी फिल्म महोत्सव तो 27 से 29 दिसंबर 2021 के दौरान वाराणसी में काशी फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इस महोत्सव का आयोजन फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश सरकार एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से पहली बार किया गया। ध्यान रखिएगा, पहली बार इसका आयोजन यहाँ पर किया गया। इस 3 दिवसीय महोत्सव में नामचीन कलाकारों द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य का आयोजन किया गया। आगे बात करते हैं, और इसमें हेमा मालिनी ने महोत्सव में भारतनाट्यम नृत्य का प्रदर्शन किया था। सहकार भारती का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन 17 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में सहकार भारती के 3 दिवसीय 7वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। कहाँ पर हुआ? लखनऊ में। अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 दिसंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वाराणसी में, कहाँ पर? वाराणसी में आयोजित अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का आयोजन शहरी विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। इस सम्मेलन का विषय था नया शहरी भारत, न्यू अर्बन इंडिया।
सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के मेयरों ने पार्टिसिपेट किया। शहरी विकास के क्षेत्र में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित करने हेतु 17 से 19 दिसंबर तक एक प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह, तो देखिए 15 दिसंबर 2021 को लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह आयोजित हुआ। यह समारोह ग्राम प्रधानों से विकास के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आहूत किया गया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रधानों का मानदेय 3,500 रुपये से बढ़ा करके 5,000 रुपये प्रतिमाह करने, ठीक है, ग्राम प्रधानों का मानदेय 3,500 से बढ़ाकर 5,000 रुपये प्रतिमाह करने, क्षेत्र पंचायत प्रमुख का मानदेय 9,800 से बढ़ाकर 11,300 रुपये प्रतिमाह करने तथा जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 14,000 से बढ़ाकर के 15,500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का मानदेय 1,000 रुपये प्रति बैठक से बढ़ा करके 1,500 रुपये प्रति बैठक, अधिकतम 6 बैठक वार्षिक तक सीमित करने की घोषणा की है। क्षेत्र पंचायत सदस्य का मानदेय जो है ये 500 रुपये प्रति बैठक से बढ़ा करके 1,000 रुपये प्रति बैठक, अधिकतम 6 बैठक वार्षिक तक करने की घोषणा की है। उन्होंने सदस्य ग्राम पंचायत जिन्हें पूर्व में कोई मानदेय नहीं मिलता था के लिए 100 रुपये प्रति बैठक, अधिकतम 12 बैठक, मतलब 1,200 रुपये तक वार्षिक इन्हें दिया जा सकता है की घोषणा की गई है जो सदस्य हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ग्राम पंचायत कोष के माध्यम से पंचायत प्रतिनिधियों के पद पर रहने के दौरान मृत्यु की दशा में ग्राम प्रधान, प्रमुख क्षेत्र पंचायत एवं अध्यक्ष जिला पंचायत के मृतक आश्रितों को 10 लाख रुपये, सदस्य जिला पंचायत को 5 लाख रुपये, सदस्य क्षेत्र पंचायत को 3 लाख रुपये एवं सदस्य ग्राम पंचायत को 2 लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 56वां पुलिस महानिदेशक सम्मेलन, तो 20 से 21 नवंबर 2021 को पुलिस मुख्यालय लखनऊ में पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों का 56वां सम्मेलन आयोजित हुआ। कहाँ पर हुआ? तो 56वां पुलिस महानिदेशक सम्मेलन कहाँ हुआ? लखनऊ में। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भी पार्टिसिपेट किया। राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व, इसका आयोजन जो है 17 से 19 नवंबर 2021 तक झांसी में आयोजन किया गया। 3 दिवसीय आयोजन था। इस पर्व का समापन रानी लक्ष्मीबाई की जयंती अर्थात 19 नवंबर को हुआ और इसमें प्रधानमंत्री ने 19 नवंबर को राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के दौरान रक्षा क्षेत्र की कई पहलों का शुभारंभ किया और राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किए गए हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ड्रोन और नौसेना के जहाज़ों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट सशस्त्र बल सेवा प्रमुखों को औपचारिक रूप से सौंपे। प्रधानमंत्री ने टैंक रोधी निर्देशित मिसाइलों के लिए प्रणोदन प्रणाली का उत्पादन करने हेतु उत्तर प्रदेश रक्षा उद्योग गलियारे के झांसी खंड में 400 करोड़ रुपए की परियोजना की आधारशिला रखी है। कहाँ पर? झांसी खंड में। यह परियोजना भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। साथ ही उन्होंने एनसीसी की 3 इकाइयों के लिए सिमुलेशन प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से एनसीसी कैडेटों के लिए सिमुलेशन प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया है। उन्होंने झांसी के गरोठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला भी रखी है। कहाँ पे? झांसी के गरोठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई? झांसी के गरोठा में। काशी उत्सव 16 से 18 नवंबर 2021 के दौरान वाराणसी में 3 दिवसीय काशी उत्सव का आयोजन किया गया। 16 नवंबर 2021 को इसका शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने किया। प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार की पहल आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश सरकार और वाराणसी प्रशासन के सहयोग से इसका आयोजन संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम की मेजबानी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने की है। IGNCA ने उत्सव के प्रत्येक दिन के लिए एक अलग विषय समर्पित किया गया है। काशी के हस्ताक्षर, कबीर, रैदास की बानी और निर्गुण काशी तथा कविता और कहानी काशी की जुबानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिन के विषय थे। अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 के बारे में बात करें तो 13 से 14 नवंबर 2021 के मध्य अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 का आयोजन दीनदयाल हस्तकुल संकुल वाराणसी में किया गया। कहाँ हुआ? अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन वाराणसी में। इसका आयोजन राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस सम्मेलन का शुभारंभ में अध्यक्षता की। उत्तराखंड महोत्सव 9 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंडित गोविंद बल्लभ पंत सांस्कृतिक उपवन लखनऊ में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रख्यात पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी तथा सामाजिक कार्यों में विशेष योगदान देने वाले ब्रज प्रांत प्रचारक डॉक्टर हरीश रौतेला को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने डॉक्टर करुणा पांडे की पुस्तक कुमायूनी गीतों से भीगते संस्कार का भी विमोचन किया। दीपोत्सव 2021 पंचम 3 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम की पैड़ी अयोध्या में दीपोत्सव 2021 के अवसर पर दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर राम की पैड़ी पर लगभग 9,54,000 दीप प्रज्वलित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। राम की पैड़ी के अलावा अयोध्या नगर क्षेत्र में 3 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए। कुल मिलाकर के 11,90,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया। उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 के बारे में बात करें तो 21 अक्टूबर 2021 को
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित 2 दिवसीय उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2021 का शुभारंभ किया। कहाँ पर? लखनऊ में। इस सम्मेलन का आयोजन पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश एवं जर्मन डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विरासत वृक्षों पर आधारित एक कॉफी टेबल बुक तथा प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में 100 करोड़ पेड़ लगाने संबंधित एक पुस्तक वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021 का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कार्बन न्यूट्रल पर आधारित ऐप लॉन्च किया और प्रदेश में 3 इको पर्यटन सर्किट, कौन कौन से? पहला आगरा चंबल सर्किट, दूसरा वाराणसी चंद्रकांता सर्किट, तीसरा है गोरखपुर सोहगी बरवा सर्किट का शुभारंभ भी किया। उत्तर प्रदेश खादी महोत्सव एवं सिल्क एक्सपो 2021, इसका आयोजन जो है लखनऊ में किया गया। कहाँ पर? 19 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ में किया गया। आगे बढ़ते हैं। यह प्रदर्शनी 30 अक्टूबर 2021 तक संचालित हुई। इसका आयोजन उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं रेशम विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेशम उत्पादकता पुरस्कार भी वितरित किए। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश में के कुल 57 जिलों में से 3 अलग अलग प्रकार के रेशम का उत्पादन होता है। मैदानी क्षेत्रों में 44 जनपदों में सहतूती रेशम, विंध्याचल एवं बुंदेलखंड के 13 जनपदों में टसर रेशम तथा यमुना के तटीय जनपदों में एरी रेशम का उत्पादन होता है। चर्चित व्यक्तित्व की बात करें, अजय कुमार मिश्रा। 10 मई 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अजय कुमार मिश्रा को प्रदेश का महाधिवक्ता नियुक्त किया है। ध्यातव्य है कि मिश्रा ने वर्ष 1981 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत प्रारंभ की थी। देखिए, ये वर्ष 1995 में उत्तर प्रदेश सबसे कम आयु के प्रदेश के अपर महाधिवक्ता बने थे। अजय कुमार मिश्र प्रदेश के महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं। आगे चलते हैं माया गोविंद के बारे में। 7 अप्रैल 2022 को प्रसिद्ध कवयित्री, गीतकार और लेखिका माया गोविंद का निधन हो गया। इनका जन्म जनवरी 1940 में लखनऊ में हुआ था। उन्होंने सौतेला, रजिया सुल्तान, बाल ब्रह्मचारी, आर्या पार, गर्भलाल, बादशाह, याराना जैसे 350 से भी अधिक फिल्मों के लिए गीत लिखे हैं, ये गाने लिखे थे। उन्हें संगीत नाटक अकादमी लखनऊ ने विजय तेंदुलकर के नाटक के हिंदी रूपांतरण खामोश अदालत जारी है में बेनारे बाई के रूप में उनके यादगार अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया था। गीतांजलि श्री, अप्रैल 2022 में गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ड ऑफ सैंड को बुकर पुरस्कार के शीर्ष 6 दावेदारों में शामिल किया गया है। वर्तमान में स्थिति यह है कि जो रेत समाधि है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ड ऑफ सैंड है, इसे बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, या यह पुरस्कार इसने जीता है। टॉम्ड ऑफ सैंड हिंदी की पहली रचना है जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के 6 दावेदारों में शामिल है और पहली है जो जिसने बुकर पुरस्कार जीता है। रेत समाधि का अंग्रेजी अनुवाद टॉम ऑफ सैंड के नाम से डेजी राघवेल ने किया और इन गीतांजलि श्री का जन्म वर्ष 1957 में उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। आगे चलते हैं आरती राणा एवं नीरजा माधव। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में असाधारण कार्य करने वाले प्रदेश की इन 2 महिलाओं को, आरती राणा एवं नीरजा माधव को सम्मानित किया नारी शक्ति पुरस्कार से। नारी शक्ति पुरस्कार 2000 देखिए, आरती राणा को 2020 के लिए और नीरजा माधव को 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोहसिन रजा, 31 मार्च 2022 को मोहसिन रजा ने उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इन्हें राज्य मंत्री पद का दर्जा प्राप्त है। आगे चलते हैं सतीश महाना। 29 मार्च 2022 को सतीश महाना को उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। किसे? सतीश महाना को। वह पदक्रम में वर्ष 1937 से अब तक के उत्तर प्रदेश के 32वें विधानसभा अध्यक्ष हैं और इससे पहले योगी सरकार के पहले कार्यकाल में औद्योगिक विकास मंत्री थे। ये कुल 8 बार विधायक चुने जा चुके हैं। और ये कानपुर नगर की महाराजपुर विधानसभा से जो है विधायक चुने गए हैं। संजय लाठर, समाजवादी पार्टी के संजय लाठर को 28 मार्च 2022 को विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया संजय लाठर को। उन्होंने इस पद पर अहमद हसन का स्थान ग्रहण किया है। अंबेडकर नगर के मूल निवासी वरिष्ठ सपा नेता अहमद हसन का 19 फरवरी 2022 को निधन हो गया था। बुद्धिसेन शर्मा, 15 मार्च 2022 को वरिष्ठ कवि बुद्धिसेन शर्मा का गौरीगंज अमेठी में निधन हो गया। इनका जन्म 1941 में कानपुर में हुआ था। उन्होंने समाचार पत्र दैनिक प्रताप भारत और मनोरमा पत्रिका में काम किया था। देश के राष्ट्रपति से उन्हें साहित्यश्री की उपाधि मिली हुई थी और 2019 में गुप्तगू द्वारा उन्हें अकबर इलाहाबादी सम्मान प्रदान किया गया था।
आगे चलते हैं। बिरजू महाराज 16 से 17 जनवरी 2022 की मध्यरात को प्रसिद्ध कथक नर्तक बिरजू महाराज, जिनका वास्तविक नाम ब्रिज मोहन मिश्र था, इनका निधन हो गया और इनका जन्म 1937 में तत्कालीन हड़िया, वर्तमान में प्रयागराज जिले की तहसील है, संयुक्त प्रांत ब्रिटिश इंडिया में हुआ था। यह कथक नर्तकों के महाराजा परिवार के वंशज थे। महाराज परिवार के वंशज थे। वह लखनऊ काल का बिंदादीन कथक घराना से संबंधित थे। उन्हें 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, वर्ष 1986 में पद्म विभूषण, वर्ष 1987 में कालिदास सम्मान तथा 2002 में लता मंगेशकर पुरस्कार सम्मानित किया गया। उन्हें वर्ष 2012 में उन्नाई कानाथु विश्वरूपम फिल्म हेतु सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 2016 में उन्हें फिल्म बाजीराव मस्तानी गाने मोहे रंग दो लाल में कोरियोग्राफी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड सम्मानित किया गया था। यश दलाल की बात करें, फरवरी 2022 में भारत और वेस्टइंडीज के मध्य खेली गई 3 मैचों की एकदिवसीय श्रृंखला के दौरान अनेक भारतीय खिलाड़ियों के कोरोना से संक्रमित होने के बाद प्रयागराज के यश दलाल, जो तेज गेंदबाज थे, को भारतीय एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया स्टैंड बाई के तौर पर। तो यश दयाल जो है भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी, यूपी से संबंधित क्रिकेट खिलाड़ी हैं और इन्हें गुजरात IPL की गुजरात टाइम्स टीम में ये हैं उसमें। दुर्गा शंकर मिश्र 30 दिसंबर 2021 को वर्ष 1984 बैच के IAS अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्र ने उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। सोनम किन्नर 17 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोनम किन्नर को उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष राज्य के समाज कल्याण मंत्री हैं, ये उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने जो है अमेठी में 2014 में अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। अली जैदी 15 नवंबर 2021 को अली जैदी को सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड उत्तर प्रदेश का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। उन्होंने सैयद वसीम रिजवी का स्थान ग्रहण किया है। सुखदेव राजभर 18 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुखदेव राजभर का निधन हो गया। वे 18 मई 2007 से 13 अप्रैल 2012 तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। सुखदेव राजभर आजमगढ़ जिले की लालगंज विधानसभा सीट से 3 बार और दीदारगंज विधानसभा से 2 बार विधायक थे। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल 11 अक्टूबर 2021 को न्यायमूर्ति राजेश जिंदल ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश का पदभार ग्रहण किया है। राजेश बिंदल ने उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति मुनीश्वर नाथ भंडारी का स्थान ग्रहण किया है। इससे पूर्व यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे। योगेंद्र मोहन गुप्त दैनिक जागरण समूह के चेयरमैन योगेंद्र मोहन गुप्त का कानपुर में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने कंचन प्रभा नामक पत्रिका का संपादन किया था। कानपुर में लक्ष्मी देवी ललित कला अकादमी की स्थापना उन्होंने की थी। उसके साथ ही वह इस अकादमी के साथ साथ पूर्ण चंद्रगुप्त स्मारक ट्रस्ट के भी अध्यक्ष थे। कंगना रनौत, इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी कार्यक्रम एक जनपद एक उत्पाद योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और यह जो कार्यक्रम है 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। कल्याण सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का 21 अगस्त 2021 को 89 वर्ष की उम्र में या आयु में निधन हो गया। इनका जन्म अलीगढ़ जिले के अतरौली में 5 जनवरी 1932 को हुआ था। कल्याण सिंह 21 सितंबर 1997 से लेकर के 11 नवंबर 1999 तक और 24 जून 1991 से लेकर के 6 दिसंबर 1992 तक 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वह वर्ष 2014 से लेकर 19 तक राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। साथ ही वह जनवरी 2015 से अगस्त 2015 तक हिमाचल प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस घटना 1992 के दौरान वो मुख्यमंत्री भी थे, मतलब इन्हीं कार्यकाल में होती है घटना। अनुपम श्याम ओझा 8 अगस्त 2021 को प्रसिद्ध फिल्म एवं टेलीविज़न अभिनेता अनुपम श्याम ओझा का निधन हो गया। ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से संबंधित थे। आगे चलते हैं। अशफाक सैफी जून 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के अशफाक सैफी को उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष नामित किया है। ये जो है तनवीर हसद उस्मानी, जिनका निधन 29 अप्रैल 2019 को हुआ, उनके निधन के बाद से यह पद रिक्त था और इन्होंने यह पदभार ग्रहण किया है। उत्तर प्रदेश में पहली बार अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1 जुलाई 1969 को किया गया था, 1969 को। डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, वाराणसी निवासी डॉक्टर उदय प्रताप सिंह को हिंदुस्तानी एकेडमी का अध्यक्ष जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने नामित किया है। हिंदुस्तान एकेडमी कहाँ पे है? प्रयागराज में स्थित है। डॉक्टर राम बाबू हरित
जून 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा के डॉक्टर राम बाबू हरित को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष नामित किया गया। डॉक्टर राम बाबू हरित को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का। देखिए, साथ ही शाहजहांपुर के मिथिलेश कुमार व सोनभद्र के राम नरेश पासवान को आयोग के उपाध्यक्ष और 15 अन्य को सदस्य के रूप में नामित किया गया। अनूप चंद्र पांडे, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति बी के नारायण, 4 जून 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बी के नारायण बालकृष्ण नारायण को उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया? न्यायमूर्ति बी के नारायण बालकृष्ण नारायण को। उनकी नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु में से जो पहले हो तब तक इनकी रहेगी। उल्लेखनीय है कि न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण ने देश के सबसे चर्चित मुकदमों से एक अरूसी हत्याकांड का फैसला सुनाया था, जिसमें उन्होंने तलवार दंपति की रिहाई का आदेश दिया था। मानवाधिकार आयोग के पिछले अध्यक्ष न्यायमूर्ति एस रफत आलम थे, जिनका कार्यकाल 7 अगस्त 2020 को समाप्त होने के बाद से यह पद रिक्त था। संजय श्रीनेत ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इन्होंने डॉक्टर प्रभात कुमार का स्थान ग्रहण किया है। चौधरी अजीत सिंह, 6 मई 2021 को राष्ट्रीय लोक दल रालोद के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह का कोविड संक्रमण से निधन हो गया। ये पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र थे और ये बागपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार सांसद रह चुके हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन, 29 अप्रैल 2021 को हिंदी के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार डॉक्टर कुंवर बेचैन, जिनका असली नाम डॉक्टर कुंवर बहादुर सक्सेना था, कोविड संक्रमण से निधन हो गया। इनका जन्म 1942 में जुलाई 1942 में मुरादाबाद जिले के उमरी गांव में हुआ था। इन्हें मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर कुंवर बेचैन को हिंदी गौरव सम्मान और साहित्य भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पंडित राजन मिश्र की बात करें तो 25 अप्रैल 2021 को प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित राजन मिश्र को नई दिल्ली में कोविड संक्रमण से निधन हो गया। शास्त्रीय गान में उनके अपने भाई साजन मिश्र के साथ जोड़ी मशहूर थी। वे अपनी ख्याल शैली के लिए प्रख्यात थे। बनारस घराने से जुड़े पंडित राजन मिश्र को वर्ष 2007 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। चर्चित स्थलों की बात करें तो भारत का पहला अमृत सरोवर 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले की ग्राम पंचायत पटवाई में भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह द्वारा किया गया। गंदगी से भरे इस भरे तालाब को साफ कर उसका कायाकल्प किया गया, जो ग्रामीण क्षेत्र के पर्यटन का बड़ा केंद्र बन गया है। रामपुर जिले के 75 तालाबों का चयन अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए किया गया है। आगे चलते हैं, एक सेकेंड। अमृत सरोवर पहल के तहत आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में प्रत्येक जिले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जा रहा है। वाराणसी 12 मई 2022 को NSDC तथा हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के मध्य वाराणसी में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान किया गया। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार UAE, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ज्ञातव्य है कि NSDC इंटरनेशनल लिमिटेड राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है, जो भारत को विश्व की कौशल राजधानी बनाने हेतु स्किल इंडिया मिशन चला रही है। 16 अप्रैल 2022 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में भारत के पहले स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हुई थी। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। 16 अप्रैल 2022 को। प्रदेश के नए रामसर स्थल के बारे में बात करें तो 2 फरवरी 2022 को जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार उत्तर प्रदेश का बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियों की रामसर सूची में शामिल होने वाला नवीनतम भारतीय स्थल है। बखिरा वन्यजीव अभ्यारण्य आर्द्रभूमि को रामसर स्थल के रूप में 29 जून 2021 को नामित डिजिग्नेट किया गया था। यह उत्तर प्रदेश का 10वां तथा भारत का 49वां रामसर स्थल है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश की सबसे बृहद प्राकृतिक बाढ़ मैदान आर्द्रभूमि है। देखिए, यह वन्यजीव विहार 80 से अधिक महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियों एवं प्रवासी पक्षियों का आश्रय स्थल है। यह अभ्यारण्य वर्ष 1980 में स्थापित किया गया था। इससे पूर्व 8 दिसंबर 2021 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में उत्तर प्रदेश के हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया था। और यह जो है गंगा नदी के बाढ़ मैदान पर मध्य गंगा बैराज के निर्माण के फलस्वरूप वर्ष 1984 में इस आर्द्रभूमि का निर्माण हुआ है। यह आर्द्रभूमि हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। यह मुजफ्फरनगर बिजनौर सीमा पर दोनों जिलों में विस्तारित गंगा और सलोनी नदियों के बीच 6908 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तारित है। उत्तर प्रदेश में स्थित जो अन्य 8 रामसर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? ऊपरी गंगा नदी ब्रिजघाट से नरोरा स्टेज, नवाबगंज पश्चिमी बिहार,
पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार, समान पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार, सांडी पश्चिम बिहार, सरसई नवर झील और सूर सरोवर, और 2 अन्य ऊपर हम लोग ने बात की है। आगे देखते हैं देवबंद। 4 जनवरी 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर जिले के देवबंद में आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड की इकाई के भवन कमांडो ट्रेनिंग सेंटर का शिलान्यास किया। ATS का यह सेंटर देवबंद सहारनपुर के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा का आधार बनेगा। इस सेंटर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य के 8 अन्य जिलों मेरठ, बहराइच, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, आजमगढ़, कानपुर, मिर्जापुर, वाराणसी, झांसी एवं सोनभद्र में भी ATS की नई इकाइयों या ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने की योजना है राज्य के अन्य जिलों में। देखिए मेरठ के बारे में बात करें, 28 दिसंबर 2021 को केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने मेरठ में उत्तर प्रदेश के 5वें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के केंद्र का उद्घाटन किया है। देखिए उत्तर प्रदेश में STPI मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का मुख्य केंद्र निदेशालय नोएडा में है, जिसके अधिकार क्षेत्र के तहत राज्य में मेरठ के अतिरिक्त 3 अन्य STPI केंद्र कानपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज में है। मेरठ के अतिरिक्त कानपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज में है। STPI नोएडा के तहत राज्य के बाहर 5 अन्य STPI केंद्र भी हैं, भिलाई, भोपाल, देहरादून, ग्वालियर और इंदौर। STPI मेरठ उत्तर प्रदेश के IT फुटप्रिंट का विस्तार करने और Tier 2/3 शहरों के उभर रहे तकनीकी उद्यमियों और स्टार्टअप्स को उनकी अद्वितीय अवधारणाओं को नवीन उत्पादों में परिवर्तित करने हेतु सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वित्त वर्ष 2020-21 में STPI पंजीकृत इकाइयों ने ITS निर्यात में 4,96,313 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, जिसमें STPI नोएडा के तहत पंजीकृत इकाइयों का योगदान 51,899 करोड़ रुपए और उत्तर प्रदेश की इकाइयों का हिस्सा 22,671 करोड़ रुपए है। कानपुर 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में पार्टिसिपेट किया। IIT कानपुर के उन्होंने इस संस्थान में ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल डिग्रियों का शुभारंभ किया। तो कहाँ पे किया? IIT कानपुर में। पीलीभीत, दिसंबर 2021 तक पीलीभीत जिले में बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। दिसंबर 2021 में पीलीभीत जिले में बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया। आगे बढ़ते हैं। इस महोत्सव में पीलीभीत के कारीगरों ने लगभग 16 फीट की बांसुरी बनाकर एक रिकॉर्ड बनाया। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड गुजरात के जामनगर के नाम पर था, जहाँ के कारीगरों ने 11 फीट की बांसुरी बनाई थी। लखनऊ 18 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने SGI लखनऊ में उत्तर भारत के पहले मेडिटेक उद्यमिता केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र राज्य में स्टार्टअप संस्कृति को प्रोत्साहन प्रदान करने के साथ ही स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को अत्याधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। गोरखपुर 7 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। लोकार्पित परियोजनाओं में हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का गोरखपुर उर्वरक संयंत्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स और ICMR रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर शामिल है। 3 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में दूरदर्शन के भू उपकेंद्र का लोकार्पण किया। तो कहाँ पर किया गया है? दूरदर्शन के भू उपकेंद्र का लोकार्पण गोरखपुर में। 24 अक्टूबर 2021 को गोरखपुर में राज्य ऋण संगोष्ठी 2022-23 एवं ग्रामीण समृद्धि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सहारनपुर 2 दिसंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहारनपुर में मां शाकंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। इस विश्वविद्यालय की स्थापना सहारनपुर जिले की तहसील सदर के ग्राम पुनवारका में कुल 50.43 एकड़ क्षेत्रफल में की जा रही है। कहाँ पे हो रही है शाकंभरी विश्वविद्यालय की स्थापना? सहारनपुर जिले की तहसील सदर के ग्राम पुनवारका में। इसके क्षेत्राधिकार में सहारनपुर मंडल के 3 जिलों मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एवं शामली को शामिल किया गया है। उल्लेखनीय कि मूलतः इस विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2019 के तहत सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय के नाम से किए जाने का प्रावधान किया गया, जिसे अगस्त 2021 में संशोधन अधिनियम द्वारा वर्तमान नाम दिया गया मां शाकंभरी विश्वविद्यालय। लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र। अप्रैल 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की स्थापना को मंजूरी दी। यह देश भर में स्थापित होने वाले कुल 6 केंद्रों में से एक है। लखनऊ के सरोजनी नगर में इसकी स्थापना की जाएगी। नोएडा की बात करें, नोएडा प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 54 के
डंपिंग ग्राउंड को वेस्टलैंड टू बेटलैंड परियोजना की तर्ज पर समुद्री बीच के रूप में विकसित किया जा रहा है। 25 एकड़ क्षेत्र में बनने वाली इस बेटलैंड में घूमने के लिए पार्क के साथ कई अन्य मनोरंजन के अन्य साधन भी उपलब्ध होंगे। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम परिवर्तित करके जनरल बिपिन रावत के नाम पर कर दिया गया है। आगरा 5 जनवरी 2022 को आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा आगरा मास्टर प्लान 2031 को सार्वजनिक किया गया है और इस मास्टर प्लान में पहली बार ताज धरोहर क्षेत्र का गठन किया गया है। गोरखपुर विशेष शिक्षा क्षेत्र के संबंध में 10 दिसंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गोरखपुर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। विशेष शिक्षा क्षेत्र का उद्देश्य छात्रों को वैश्विक नागरिक के रूप में तैयार करना और अकादमिक गतिविधियों के माध्यम से विश्व की समस्याओं का समाधान करना है। जेवर 25 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौतम बुद्ध नगर के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के रूप में यह हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले में यमुना एक्सप्रेस वे अंतर्राष्ट्रीय विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में 5000 एकड़ क्षेत्र में 6 रनवे के साथ बनाया जा रहा है। इसका क्रियान्वयन संयुक्त उद्यम कंपनी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस संयुक्त उद्यम कंपनी में उत्तर प्रदेश सरकार की हिस्सेदारी 37.5%, नोएडा की 37.5%, ग्रेटर नोएडा की 12.5% और एईडा की जो है वो 12.5% है। इस परियोजना को 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण का निर्माण कार्य 2024 में पूरा हो जाएगा तथा यह वर्ष 2040 तक पूर्णतः क्रियाशील हो जाएगा। 2040 तक इसे अंतर्राष्ट्रीय बोलीकर्ता ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी कार्यान्वित करेगा। यह भारत का पहला निवल शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाद दूसरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। आगे देखते हैं। इस हवाई अड्डे के बनने के बाद उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। उत्तर प्रदेश के 4 अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं? लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी और अयोध्या। अयोध्या में विकास अधीन है। लखनऊ, कुशीनगर, वाराणसी और अयोध्या। नोएडा में प्रदूषण नियंत्रण टावर की बात करें तो 17 नवंबर 2021 को केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में स्थापित अत्याधुनिक प्रदूषण नियंत्रण टावर का उदाहरण किया। यह उत्तर प्रदेश में स्थापित पहला प्रोटोटाइप वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर है। इसका विकास BHEL द्वारा किया गया है। आजमगढ़ 13 नवंबर 2021 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। जनवरी 2022 में जारी अध्यादेश के अनुसार इस विश्वविद्यालय का नाम महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय किया गया है। वृंदावन मथुरा 10 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वृंदावन मथुरा में ब्रज राज उत्सव 31वें हुनर हाट और कौशल कुबेर का कुंभ का उद्घाटन किया। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर 25 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री ने सिद्धार्थनगर जिले में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया। ये 9 मेडिकल कॉलेज कौन कौन से हैं? सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर और जौनपुर। फिर से सुन लीजिए। सिद्धार्थनगर, एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, जौनपुर। कुशीनगर की बात करें तो 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। इस हवाई अड्डे की अनुमानित निर्माण लागत राशि जो है 270 करोड़ रुपये है। इस अवसर पर हवाई अड्डे पर श्रीलंका से बौद्ध अनुयायियों को लेकर आए विमान ने सर्वप्रथम लैंडिंग की। प्रधानमंत्री ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय कुशीनगर की भी आधारशिला रखी और कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने महापरिनिर्वाण मंदिर में भी अभिनव दिवस पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। रामपुर की बात करते हैं। 16 से 25 अक्टूबर 2021 तक 29वें हुनर हाट का आयोजन रामपुर में किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया था। वोकल फॉर लोकल के अलावा इस हुनर हाट की एक अन्य थीम थी वेस्ट फ्रॉम वेस्ट थी। इस हुनर हाट में विश्वकर्मा वाटिका पहली बार किसी हुनर हाट में इस वाटिका की स्थापना को स्थापित किया गया था। शुकर क्षेत्र सोरो अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कासगंज जिले में स्थित शुकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार के रूप में श्री वाराह भगवान की निर्माण स्थली है। वाराणसी में रोपवे सेवा वाराणसी में शीघ्र ही सार्वजनिक परिवहन हेतु रोपवे सेवा शुरू की जाएगी। यातायात की भीड़ को कम करने हेतु प्रस्तावित रोपवे का निर्माण वाराणसी जंक्शन के कैंट रेलवे स्टेशन से गौदलिया चर्च स्क्वायर के बीच किया जाना है। इस परियोजना की लागत राशि में केंद्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 80:20 की होगी। वाराणसी में यह रोपवे शुरू होने के बाद सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे का उपयोग करने वाला मैक्सो सिटी और बोलविया के प्लाज के बाद यह विश्व का तीसरा शहर होगा। प्रयागराज
1 अक्टूबर 2021 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रयागराज से राष्ट्रव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसका आयोजन 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक किया गया। यह कार्यक्रम नेहरू युवा केंद्र संगठन से संबद्ध युवा मंडलों और राष्ट्रीय सेवा योजना से संबद्ध संस्थानों में के नेटवर्क के माध्यम से देश भर के 744 जिलों के 6 लाख गाँव में आयोजित किए। गौतम बुद्ध नगर जिले के यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। यह पार्क 350 एकड़ भूमि पर स्थापित होगा। इस पार्क में लगभग 15,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। आगे चलते हैं। गोरखपुर में प्राणी उद्यान का लोकार्पण। 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान का लोकार्पण किया। कानपुर और लखनऊ के बाद यह राज्य में स्थापित तीसरा बृहद श्रेणी चिड़ियाघर है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त कुल 9 चिड़ियाघर हैं, जिनमें 3 बृहद चिड़ियाघर, 5 लघु चिड़ियाघर और 1 बचाव केंद्र है। शाहजहांपुर की बात करें, 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा अनुसार ठाकुर रोशन सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां का स्मारक शाहजहांपुर में बनाया जाएगा। 29 दिसंबर 1927 को काकोरी षड्यंत्र, अब काकोरी एक्शन डे के नाम से जाना जाता है, केस में ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद के नैनी स्थित मलाका जेल में, रामप्रसाद बिश्नोई को गोरखपुर जेल में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद जेल में फांसी पर लटकाया गया। ये तीनों क्रांतिकारी शाहजहांपुर के रहने वाले थे। पुरस्कार और सम्मान की बात करते हैं। इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के बारे में 18 से 20 अप्रैल 2022 तक सूरत गुजरात में स्मार्ट सिटी स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन का सूरत स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट लिमिटेड के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजन किया गया और इसमें ISAC 2020 की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्रदान किया गया और उत्तर प्रदेश के विषयवार विजेता शहरों की सूची जो है कुछ इस प्रकार है। अर्थव्यवस्था के मामले में आगरा दूसरे पे है, जल के मामले में वाराणसी पहले पे है, कोविड नवाचार पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है, कोविड नवाचार पुरस्कार सहारनपुर को पहला पुरस्कार दिया गया राउंड 4 में। स्मार्ट सिटीज लीडरशिप पुरस्कार वाराणसी को दिया गया है, दूसरे स्थान पर है ये। आगे चलते हैं। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मार्च 2022 में डॉक्टर प्रवीण कुमार CMS संयुक्त जिला चिकित्सालय बलरामपुर के, इनको वर्ष 2021-22 में पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार के तहत 1 लाख रुपए की राशि जो है प्रदान की गई। इस पुरस्कार से लखनऊ में सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा दीर्घकालीन साहित्यिक सेवा के लिए दिया जाता है। लोक निर्मल सम्मान 2022 मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लोक गायिका शारदा सिन्हा को लोक निर्मला सम्मान प्रदान किया है। शारदा सिन्हा मैथिली या भोजपुरी की लोक गायिका हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। तो 4 फरवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2022 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया है और गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान दिया गया है। श्री लाल शुक्ल साहित्य इफ्को साहित्य सम्मान 2021, तो यह सम्मान रांची के कथाकार शिव मूर्ति को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे हैं, अभिनव कुमार चौधरी समाज सेवा, चंधारी सिंह चौधरी एवं जिया राय खेल के संबंध में, जबकि 2021 में यह सम्मान 5 बच्चों को दिया गया था, यूपी के 5 बच्चों को। व्योम आहूजा कला और संस्कृत में, कुंवर दिव्यांश सिंह बहादुरी के, चिराग भंसाली नवाचार, मोहम्मद सादाब शैक्षिक और मोहम्मद रफ़ी खेल से। 16वां आगे बढ़ते हैं। 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, ये भारतीय जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह को 16वें बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। उन्हें यह पुरस्कार गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुआ प्रजातियों के को विलुप्त होने से बचाने के लिए दिया गया है। ध्यातव्य है कि शैलेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश में भारत नेपाल सीमा पर स्थित कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य के पास छोटे से गांव के रहने वाले हैं। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को प्राप्त पुरस्कारों की बात करें तो 7 जनवरी 2022 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों की घोषणा की। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, जबकि राजस्थान को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान मिला है। उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश को मिला है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की बलुआ ग्राम सभा को उत्तरी जोन में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का तीसरा पुरस्कार मिला है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2020 के बारे में बात करें तो 1 अक्टूबर 2021 को
उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने वर्ष 2020 के सम्मानों और पुरस्कारों की घोषणा की है। वर्ष 2020 के लिए प्रदत्त प्रमुख पुरस्कारों में भारत भारती सम्मान पांडे शशि भूषण सितांशु जी को दिया गया है, जबकि 2019 का यह पुरस्कार डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया था। लोहिया साहित्य सम्मान डॉक्टर राम कठिन सिंह को, हिंदी गौरव सम्मान भगवान सिंह को, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान डॉक्टर महेंद्र मधुकर मुजफ्फरपुर के हैं, बिहार के, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान डॉक्टर देवेंद्र दीपक को, अवंतीबाई साहित्य सम्मान डॉक्टर सितेश आलोक को, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन सम्मान जो है ये गुजरात प्रांतीय राष्ट्रभाषा प्रचार समिति को, लोक भूषण सम्मान डॉक्टर जयप्रकाश मिश्र को, कला भूषण सम्मान सुशील कुमार सिंह को, विद्या भूषण सम्मान गिरीश्वर मिश्र को, विज्ञान भूषण सम्मान डॉक्टर दुर्गा दत्त ओझा को, पत्रकारिता भूषण सम्मान राम बहादुर राय को, प्रवासी भारतीय हिंदी भूषण सम्मान जो है ये पुष्पिता अवस्थी को, नीदरलैंड के हैं, हिंदी विदेश प्रसार सम्मान रेखा राजवंशी बंसल ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी की हैं, बाल साहित्य भारती सम्मान ये डॉक्टर राकेश चक्र मुरादाबाद व घमंडी लाल अग्रवाल हरियाणा के गुरुग्राम के हैं, बधु लिमये साहित्य सम्मान डॉक्टर दिलीप सिंह जो कि अमरकंटक के इनको दिया गया है। वहीं पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी साहित्य सम्मान सुभाष चंद्र को, विधि भूषण सम्मान संतोष खन्ना को, साहित्य भूषण सम्मान कई लोगों को दिया गया, इतने नामों को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। आगे चलते हैं। मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय सम्मान जो है ये डॉक्टर गीता सिंह को आजमगढ़ की व डॉक्टर रामकृष्ण को दिया गया है। उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान की बात करें, अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा उत्तर प्रदेश बाल साहित्य सम्मान 2020 की घोषणा की गई है। इसमें प्रमुख पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान बाल साहित्य सम्मान डॉक्टर मंजरी शुक्ला को, सोहन लाल द्विवेदी कविता सम्मान श्याम पलट पांडे को, अमृत लाल नागर बाल कथा सम्मान डॉक्टर अनीता भटनागर जैन को, डॉक्टर राम कुमार वर्मा बाल नाटक सम्मान रविंद्र प्रताप सिंह को, जगपति चतुर्वेदी बाल विज्ञान लेखन सम्मान कल्पना कुलश्रेष्ठ को, उमाकांत मालवीय युवा बाल साहित्य सम्मान सिराज अहमद को, लल्ली प्रसाद पांडे बाल साहित्य पत्रकारिता सम्मान श्याम नारायण श्रीवास्तव को। वहीं एक सेकंड, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 की बात करें तो 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ ने वर्ष 2020 के पुरस्कारों की घोषणा की। विश्व भारती पुरस्कार प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे, महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार डॉक्टर बिशन लाल गौंड, महर्षि व्यास पुरस्कार डॉक्टर कमला पांडे को, महर्षि नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर को। विविध की बात करते हैं, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019-22 में उत्तर प्रदेश स्थित की बात करें तो 5 मई 2022 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 2019-21 के आंकड़ों के अनुसार राज्य में वर्ष 2015-16 के सापेक्ष लिंगानुपात में प्रभावी वृद्धि हुई है। देखिए NFHS 4 में 2015-16 में जो हुआ था में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 995 थी, जो 2019-21 के सर्वेक्षण में ये 1017 हो गई है। विगत 5 वर्षों में बच्चों के जन्म पर लिंगानुपात जो है 2015-16 के 903 से बढ़कर के 2019-21 में 941 हो गया, 903 से 941 हो गया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 में प्रदेश में खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल करने वाले परिवारों का प्रतिशत 32.7 था, जो नवीनतम सर्वेक्षण में बढ़ करके 49.5% हो गया है। नवीनतम सर्वेक्षण में सैनिटेशन सुविधा का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत 36.4% से बढ़ करके 68.8%, 36.4 से 68.8% हो गया है। NFHS 4 में प्रदेश में कुल प्रजनन दर 2.7 थी, जो NFHS 5 में कम होकर के ये 2.4 हो गई है, 2.4 हो गई, एग्जैक्ट 2.35 है। संस्थागत प्रसव इस अवधि में 67.8% से बढ़कर के 83.4 हो गई है। नवजात शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 45.1% से कम होकर के 35.7% हो गई है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 63.5% से घट करके 50.4% हो गई है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 78.1 से घट करके 59.8 रह गई है। NFHS 4 में प्रदेश के संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 67.8 था, जो NFHS 5 के दौरान 83.4 की स्तर पहुंच गया है। NFHS 5 2019-21 के अनुसार गर्भावस्था के दौरान एनीमिया से प्रभावित होने वाली महिलाओं की संख्या में NFHS 4 की तुलना में 5.1% की कमी
अर्थात 51% से घट करके 45.9% हो गया है, आ गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज 1.8% की कमी से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 1.8% कमी हुई है, जबकि उत्तर प्रदेश में 5.1% की कमी हुई है। आगे चलते हैं। इसी अवधि में प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में वृद्धि अवरोध स्टनिंग के मामले 6.6% की कमी दर्ज की गई है। ये 46.3 से घट करके 39.7 हो गई है, जो राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज की गई कमी 2.9% से अधिक है। इसी अवधि में प्रदेश में 5 वर्ष से कम आयु के सामान्य से कम वजन वाले बच्चों के मामले में 7.4% की कमी आई है। 39.5 से घटकर किया 32.1 आ गया है, जो जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह कमी 3.7% दर्ज की गई है। ई पेंशन पोर्टल के बारे में बात करें तो 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों की पेंशन का पारदर्शी और परेशानी मुक्त वितरण सुनिश्चित करने के लिए ई पेंशन पोर्टल का शुभारंभ किया है। इससे राज्य के लगभग 11.5 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। बुजुर्ग संतों, पुजारियों, पुरोहितों के कल्याण के लिए बोर्ड 20 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष पर्यटन एवं संस्कृति क्षेत्र के विभागों ने प्रस्तुतिकरण रखा है। इसमें लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 के अनुरूप बुजुर्ग संतों, पुजारियों एवं पुरोहितों के कल्याण के लिए एक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव किया गया है। इस कल्याण बोर्ड के तहत संतों और पुजारियों को स्वास्थ्य बीमा और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य होगा जहां इस प्रकार के बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 11 अप्रैल 2022 को नीति आयोग ने राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक राउंड 1 का शुभारंभ किया। संबंधित रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्त करता अचीवर की श्रेणी में रखा गया है। इस सूचकांक में राज्य ने 41 स्कोर के साथ 13वां स्थान प्राप्त किया है। कौन सा स्थान? 13वां स्थान। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला 10 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर जिले के जंगल कौड़िया ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेले की शुरुआत की। तो इस मुख्यमंत्री आरोग्य मेला प्रत्येक रविवार को प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें सभी लोगों को बिना भेदभाव के निःशुल्क चिकित्सीय परामर्श, निःशुल्क जांचें एवं दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मेले में सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं का प्रचार प्रसार के साथ साथ ही लोगों को उत्तम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जाता है। प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में वर्ष 2020 में आरोग्य मेलों का आयोजन करना शुरू किया गया था। कोरोना काल में इसे स्थगित कर दिया गया था, फिर से प्रारंभ किया गया है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान 2 अप्रैल 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिद्धार्थनगर जिले में विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान के इस वर्ष के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। कहाँ पे? सिद्धार्थनगर में। जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, डायरिया और मलेरिया आदि संचारी रोगों से बचाव हेतु अभियान का यह चरण 30 अप्रैल 2022 तक चलाया जाएगा। घर घर दस्तक अभियान के तहत आशा कार्यकर्तियों ने 15 से 30 अप्रैल के बीच हर घर पर जाकर के लोगों को दिमागी बुखार से बचाव तथा हल्के लक्षणों एवं उपचार सुविधाओं के प्रति जागरूक किया है। लखनऊ में देश का पहला ग्रीन बूथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के APCNPG कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया। लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए इस बूथ का निर्माण किया गया। देखिए, क्योंकि इस बूथ हेतु आवश्यक समग्र ऊर्जा की आपूर्ति सौर ऊर्जा से की गई थी। इस बूथ की विशेषता शून्य कार्बन उत्सर्जन थी। संजय गांधी PGI में रोबोट से ऑपरेशन। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लखनऊ में पहली बार रोबोट से 2 बच्चों का जटिल ऑपरेशन किया गया और रोबोट के माध्यम से बच्चों का ऑपरेशन करने वाली उत्तर प्रदेश की पहली संस्था है। स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च के बारे में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने अत्याधुनिक स्वदेशी सर्च इंजन भारत सर्च का विकास किया। गूगल की तरह भारत सर्च नेट एल्गोरिथम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर मौजूद विषय वस्तु को अपने प्लेटफॉर्म पर लाता है। न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च। मेड इन इंडिया परफ्यूम, तो देखिए फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत अमेरिका के न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। ध्यातव्य कि कन्नौज अपने इत्र के लिए विश्व भर में जाना जाता है। इसे भारत की इत्र राजधानी भी का दर्जा भी दिया गया है। डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर, भारत की डॉक्यूमेंट्री फीचर राइटिंग विद फायर ऑस्कर 2022 से नामित की गई है। हालांकि यह पुरस्कार पाने में असफल रही। राइटिंग विद फायर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से प्रकाशित अखबार लहरिया पर आधारित है। इस डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन रिंटू थॉमस तथा सुषमित घोष द्वारा किया गया था। खबर लहरिया अखबार को सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स के बारे में।
तो 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर, कानून और न्याय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया के CEO अनिल कुमार जैन ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का उद्घाटन किया। ये 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स कहाँ पे हैं? प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर और आगरा इसमें शुरू किए गए। तो ये 7 महत्वपूर्ण नाम हैं: प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी, मेरठ, कानपुर नगर और आगरा। इसी के साथ अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स की संख्या कितनी हो गई है? 8 हो गई है। इससे पूर्व कौन सा था? नोएडा था। इससे पूर्व नोएडा एकमात्र था। इसमें नए इंटरनेट एक्सचेंजों की शुरुआत से उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड की सुविधाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने और सुधारने में मदद मिलेगी। भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम। 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गाजियाबाद के डासना में 6 लेन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया। ठीक है, डासना गाजियाबाद के 6 लेन ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस वे पर। यह जो ITS एक अत्याधुनिक तकनीक है जो यातायात की समस्याओं को कम करके यातायात के बारे में पूर्व सूचना के साथ साथ यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत में वृद्धि करके यातायात दक्षता हासिल करेगी। राज्य में 4 और आधार सेवा केंद्रों का शुभारंभ। 21 दिसंबर 2021 को कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उत्तर प्रदेश में 4 और आधार सेवा केंद्रों कौन कौन से? गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर, मुरादाबाद का उद्घाटन किया। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 12 आधार सेवा केंद्र संचालित हैं। ये कहाँ पे हैं? आगरा, लखनऊ, प्रयागराज, गाजियाबाद, मेरठ, गोंडा, वाराणसी, सहारनपुर, गोरखपुर, कानपुर, नोएडा और मुरादाबाद में संचालित हैं। ये आधार सेवा केंद्र भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल इंडिया के डिजिटल उत्तर प्रदेश मिशन के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की योजना पूरे भारत में 122 शहरों में कुल 166 ऐसे केंद्र स्थापित करने की है। आधार सेवा केंद्र के माध्यम से सरकार का लक्ष्य नागरिकों को वन स्टॉप सेंटर पर आधार से संबंधित सभी सेवाएं उपलब्ध कराना है। आगे बढ़ते हैं। निपुण भारत निगरानी केंद्र। 19 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में निपुण भारत निगरानी केंद्र का उद्घाटन किया। प्रदेश में शिक्षा की आधारभूत बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए GIS आधारित विद्यालय परफॉर्मेंस किट मैप लर्निंग कम आउट मैप बेस्ड निपुण भारत योजना का भी उन्होंने शुभारंभ किया। नोएडा में बनेगा देश का सबसे बड़ा हेलीपोर्ट। दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में देश के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस हेलीपोर्ट को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल पर नोएडा के सेक्टर 151A में बनाया जाएगा। ध्यातव्य है कि VVIP मूवमेंट के लिए इस्तेमाल होने वाला विश्व का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर MI-172 भी यहाँ से टेक ऑफ एवं लैंड कर सकेगा। मंत्र ट्रैकिंग ऐप। दिसंबर 2021 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5000 नवीन स्वास्थ्य उपकेंद्रों, 15 BSL-2 प्रयोगशालाओं तथा माँ नवजात ट्रैकिंग केंद्र या ट्रैकिंग ऐप मंत्र का जो है लोकार्पण किया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें तो 20 नवंबर 2021 को भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का परिणाम जारी किया गया। इसके तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश के 2 शहरों को स्थान दिया गया है। लखनऊ को 12वां और गाजियाबाद को 18वां। 20 शहरों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वालों में 10 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में कानपुर को 21वां, आगरा को 24वां, प्रयागराज को 26वां, मेरठ को 27वां और वाराणसी को 30वां स्थान दिया गया है। 1 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में उत्तर प्रदेश के शहरों में नोएडा को 4था, झांसी को 18वां, अलीगढ़ को 34वां, फिरोजाबाद को 60वां स्थान दिया गया है। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक श्रेणी वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान 6ठा है। गांव नगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नगरों की रैंकिंग में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले गंगा नदी किनारे बसे नगर में वाराणसी नगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में की श्रेणी में कन्नौज प्रथम स्थान पर है और बिजनौर दूसरे स्थान पर है। फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तन, इसका नाम बदल करके अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर। 1 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में पारदर्शी कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया। इसका निर्माण IOCL द्वारा किया गया है। इसे इंडियन द्वारा लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर में घर घर पहुंचाने की योजना है। लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर। 6ठी बटालियन। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल
यूपीएसएसएफ की 6ठी बटालियन स्थापित किए जाने का यह निर्णय लिया गया है। यूपीएसएसएफ का गठन सितंबर 2020 में प्रदेश के कोर्ट मुख्य धार्मिक स्थलों एवं प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए किया गया है। परिणामस्वरूप जून 2021 में यूपीएसएसएफ की 5 बटालियन गठित की गई थी, जिनमें लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, मथुरा व सहारनपुर की बटालियन शामिल। अब 6ठा बटालियन जो है स्थापित की जा रही है। लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच हेतु आयोग, इसकी जांच हेतु जो है एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकोनिया क्षेत्र में हुई इस हिंसा में 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 में उत्तर प्रदेश की स्थिति की बात करें तो 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की। इस रैंकिंग में समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 2 संस्थानों IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। IIT कानपुर और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को रैंकिंग में IIT कानपुर को 5वां और BHU को 10वां स्थान, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को 18वां, IIT BHU वाराणसी को 28वां, MT विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर को 43वां, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ को 60वां, शिव नाडार विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर को 84वां, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज को 88वां स्थान दिया गया है। ध्यातव्य कि इस रैंकिंग में IIT मद्रास शीर्ष स्थान पर रहा है। मिशन शक्ति का 3य चरण 21 अगस्त 2021 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने लखनऊ में मिशन शक्ति के 3य चरण का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत 1.55 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया। प्रदेश की महिलाओं की सुरक्षा के संवर्धन और उन्हें समर्थन व स्वावलंबी बनाने हेतु नारी सशक्तिकरण का यह 3रा चरण आरंभ किया गया। मिशन शक्ति के 3रे चरण में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया गया है। मिशन शक्ति मूलतः प्रदेश में अक्टूबर 2020 से शुरू किया गया था। मिशन शक्ति का 3य चरण 31 दिसंबर 2021 तक संचालित हुआ। उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज, तो गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ में इसकी आधारशिला रखी। पुलिस प्रशासन और फॉरेंसिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ की सरोजनी नगर तहसील में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। 28 मई 2021 को उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ था। समझौते के तहत दोनों संस्थान संयुक्त रूप से पुलिस और फॉरेंसिक विज्ञान में नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग के तरीकों को विकसित करने और मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करने का कार्य करेंगे। उत्तर प्रदेश में 2021-22 में पौधारोपण का लक्ष्य 25 जून 2021 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 2021-22 में 30 करोड़ पौधारोपण हेतु प्रदेश के समस्त शासकीय विभागों, न्यायालय परिसरों, कृषकों, संस्थाओं, व्यक्तियों, शिक्षण संस्थानों आदि को वन एवं वन्यजीव विभाग को पौधशालाओं से निःशुल्क पौधे यूकेलिप्टस और पॉपुलर को छोड़कर उपलब्ध कराए जाने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। उल्लेखनीय कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 में 30 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देखिए, वृक्षारोपण जन आंदोलन 2021-22 का उद्देश्य प्रदेश के वातावरण में वृद्धि, जैव विविधता का संरक्षण तथा विकास तथा जन सहयोग से वानिकी को जन आंदोलन बनाया जाना था। GEM पोर्टल से खरीदारी में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में GEM पोर्टल से की गई खरीदारी में उत्तर प्रदेश देश में शीर्ष स्थान पर है। गुजरात दूसरे स्थान पर है, मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। वर्ष 2016 में सरकारी खरीद प्रक्रिया से पारदर्शिता लाने हेतु GEM पोर्टल लॉन्च किया गया था। आपसे प्रश्न ये है कि GEM का फुल फॉर्म क्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पर यूपी संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो भी करंट अफेयर हो सकता है उसको यहाँ पर इस वीडियो में हमने कवर किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।